भी सही सलामत लौट कर नहीं आया। जो भी यहाँ कदम रखता या तो लूट लिया जाता या फिर खुद हमेशा के लिए खो जाता। एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा राजवीर रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही मेहनत से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में ले जाकर बेच दो जहाँ घोड़ों की कमी हो। एक एक घोड़ा 1000 अशरफिया में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ। संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और ज्यादा कीमत मिल जाए। राजवीर ये बात सुनकर इस ख्याल से फूला न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी और खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही उसके बाप ने सलाह देते हुए कहा, बेटा ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है वह वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर याद रखूंगा। राजवीर ने अपने बाप से पूछा, आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस पहले अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से यह देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहन सहन का ढंग भी देखेगा। इस तरह यह बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहाँ पहुंचे थे। वह रात हमने एक सराय में बिताई। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि यह वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया दे रहा था तो मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि उसके घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी जोर जोर से सांस लेने के कारण उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी जो बच्चा पैदा करने वाली थी। उसकी नाक में वह कीड़ा घुस गया और इसी वजह से उसे जोर से छींक आई। छींक के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। देखते ही देखते वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई उसी आदमी की तरफदारी करने लगा। भीड़ ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इस सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहाँ से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। राजवीर को अपने बाप की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए राजवीर ने अपने बाप को विश्वास दिलाया, आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद राजवीर दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में राजवीर के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया। नाव वाला कहने लगा, तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें कोई न कोई मजबूत कश्ती वाला मिल जाएगा। इस तरह कोई नाव तुम्हें नदी पार करवा देगी। जैसे ही राजवीर पश्चिम की तरफ चला, अचानक जोर की आंधी चलने लगी। राजवीर ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सिर छुपाने की कोई जगह नहीं मिली। वह एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वह बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। राजवीर ने देखा कि वह पश्चिम में काफी आगे तक आ चुका था। उसे ख्याल आया कि शायद यह वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, जरा देखा तो जाए कि वह अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानियां मैंने सुनी है वह कैसी है। राजवीर पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे गांव की तरफ देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसक गया और राजवीर लुढ़कते लुढ़कते उसी गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने राजवीर को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब आ गया। राजवीर ने कपड़े झाड़कर जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने राजवीर से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? राजवीर ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। राजवीर अब भी यह सब सोच ही रहा था कि वह बूढ़े का शुक्रिया अदा करे। तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेंढक राजवीर के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा आदमी रो रो कर उस मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां पर आ गए। वे लोग किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने राजवीर को बताया, इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसे बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वह इस मेंढक की मौत पर इतना दुखी हो रहा है। इसके बाद गांव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। राजवीर बुरी तरह से घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने लोगों से पूछा, बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। राजवीर ने नाराज होकर कहा, एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे राजवीर को अपना
अपना एक घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहां से चला गया। राजवीर काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा ताकि इस गांव से निकलने का कोई आसान रास्ता मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह दूसरे गांव में पहुंचा। राजवीर प्यास के मारे बेहाल था। उसने एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। राजवीर ने उससे पानी पीने को मांगा। उस आदमी ने राजवीर को पानी दे दिया। पानी पीकर राजवीर ने उसका धन्यवाद किया और फिर चलने को हुआ। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही राजवीर ने उसे अपने गाँव और अपने पिता का नाम बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने राजवीर की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। फिर वह बोला, अब सुनो लड़के, 15 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहाँ मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशर्फियां मांगी थीं और वह राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया और वादा किया कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा और मेरी एक आंख वापस कर देगा। मगर 15 साल गुजर गए और वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। उसकी बात सुनकर राजवीर हैरान रह गया। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों ओर उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजवीर अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल यह बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। बेचारा राजवीर मजबूर होकर अपना घोड़ा वहीं छोड़ गया और अकेला ही आगे बढ़ चला। पहाड़ से गिरने के कारण राजवीर का सारा बदन दर्द कर रहा था। दिल से भी वह बहुत दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उसे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बगीचे में पास ही एक आम के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे थे। उन्हें खेलता हुआ देखकर राजवीर के मन में भी आया कि वह अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। राजवीर उन लोगों के पास गया। उनमें से एक आदमी ने राजवीर से कहा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी कहने लगा, भाई अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो मेरा एक शर्त है। राजवीर ने पूछा, कैसी शर्त? फिर वह आदमी पेड़ पर लगे हुए आम की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजवीर को लगा कि शायद वह आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़वाना चाहता है। उसने तुरंत इस बात पर सहमति दे दी और वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में राजवीर अनाड़ी साबित हुआ और वह हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजवीर तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से आम तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे आम तोड़वाना चाहता हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है और वह काम यह है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। यह सुनकर राजवीर के होश उड़ गए। वह घबरा कर कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं वह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां दे दो। राजवीर कहने लगा, भाई मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक नौजवान आ गया। उसने राजवीर को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन राजवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वह इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। परंतु वह अजनबी नौजवान बार बार उससे पूछता रहा। देखने में वह एक भला इंसान मालूम पड़ता था। आखिरकार राजवीर ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए और अब यह आदमी उसे शतरंज में हराकर 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहता है। नौजवान ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अब वे तीनों, राजवीर, वह नौजवान और तीसरा आदमी, राजा के महल की ओर चल पड़े। राजवीर और वह नौजवान दोनों आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तभी उस नौजवान ने मौका पाकर राजवीर को धीमी आवाज में सब कुछ समझा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे चल रहा तीसरा आदमी उनकी योजना से पूरी तरह अनजान था। रास्ते में राजवीर और उस नौजवान ने एक मेंढक पकड़ा और उसे अपनी जेब में छुपा लिया। जब वे तीनों राजमहल पहुंचे तब राजवीर ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि गांव के 2 लोगों ने उसके 2 घोड़े ठग लिए। राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, जो मेंढक राजवीर के नीचे दबकर मर गया उसे मैं अपना बेटा मानता था, जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। राजवीर ने तुरंत अपनी जेब से एक मेंढक निकाला और बूढ़े आदमी के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इस मेंढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ और अगर यह बूढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरकर
बनकर इस मेंढक को कुचल दे तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ यह बिल्कुल ठीक है, मेरे विचार से यह सही न्याय है। बूढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। यह सुनकर बूढ़ा चुपचाप अपना घोड़ा राजवीर को लौटाकर वहां से चला गया। अब एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उसने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। राजवीर ने कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को अजीबोगरीब शौक है। उनमें से एक ये है कि वे लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इस आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी आंख से मेल खाती दूसरी आंख तभी तलाश सकता हूँ जब ये अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे। राजा ने कहा, यह उचित है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक आंख वाले आदमी ने अपना घोड़ा राजवीर को लौटा दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई रुचि न दिखाते हुए चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब उस तीसरे आदमी की बारी थी जिसने शतरंज के खेल में राजवीर को हराया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने राजवीर को शतरंज में हराया है। शर्त के मुताबिक अब इसे समुद्र का पानी निकालकर उसे खाली करना होगा या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, मैं समुद्र का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहें कि वह समुद्र में बहकर आने वाली नदियों का पानी रोक दे। इसके बाद ही मैं समुद्र को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समुद्र खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि यह उन नदियों को समुद्र में गिरने से रोके। इसके बाद ही समुद्र को खाली किया जा सकेगा। राजवीर की बात सुनकर राजा बोला, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब तो उस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो गई। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद राजवीर और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा, भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ ताकि अब तुम्हें कोई और बेईमान न बना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते राजवीर की नजर अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अब राजवीर को यह पता चल चुका था कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ भाई है। यह देखते ही उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। राजवीर के भाई ने उसे बताया, वे ठग और उनकी बीवी जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया था अब मर चुके हैं। तब से मैं अपने पिताजी और भाई को ढूंढ रहा हूँ और आज मुझे तुम मिल गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने